हेलो स्टूडेंट। हमने कल कहा था कि हम एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। देखिए, हम एक दो क्लास अभी थोड़ा कंसेप्चुअल लेंगे। कंसेप्चुअल का मतलब जब हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके थोड़ा बेसिक्स पढ़ना चाहिए। और उसके बेसिक्स का मतलब है कि हमें उसकी जो ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे हम उस सब्जेक्ट को उठा के चल सकें और उसकी हमें चीज़ें समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट एनवायरनमेंट का कोई फैक्ट लेके आ जाता तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आता, क्योंकि जब तक हम थोड़ा बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ना चाहिए, उसकी थोड़ी थोड़ी उसकी थ्योरी पे जाना चाहिए। मैं आपको कोई थ्योरी पढ़ाने वाला नहीं हूँ यहाँ, ना ही मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा पढ़ाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँगा क्या एनवायरनमेंट के बारे में, कि हमें क्यों ज़रूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है या सब इंस्पेक्टर का एसआई का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, क्यों ज़रूरी होता है। देखो, हम पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में। पूरी दुनिया के लिए ही, भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। किसी भी एक्टिविटी को जब हम करते हैं तो उसमें हमें पर्यावरण से संबंधित चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए होता है। क्योंकि विकास का मतलब केवल ये नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर दो, आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो और उसके साथ साथ में प्रकृति का नुकसान होता रहे, तो वो चीज़ें नेगलेक्ट की गई हैं। और उन्हें साइड में रखते हुए पर्यावरण को मिनिस्ट्री भी बना दी गई है इसके लिए। और जितना भी जब बजट जारी करती है सरकार, तो उसमें भी पर्यावरण को अलग से ऑडिट किया जाता है। आप देखते हैं किसी योजना को जब भारत सरकार लागू करती है तो वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में वहां से उसकी क्लियरेंस होती है, उसके बाद ही उसे पास किया जाता है। और ये कोई भारत की बात नहीं है, कि दुनिया के किसी भी देश में भी ये चल रहा है। सब एनवायरनमेंट को ऑडिट करते हैं, उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, एनवायरनमेंट में आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके नाम और उनके काम भी पढ़ेंगे, और उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या योगदान है दुनिया में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। तो हम आज एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए हैं पर्यावरण पे, और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, जैसे हम बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा ये देखते हुए चलो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या है? परि प्लस आवरण। तो जैसे ये लिखा हुआ है पर्यावरण, लिखा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है चारों ओर, पर्यावरण का मतलब परि, और आवरण का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। जो आपके चारों ओर घिरा हुआ है वही क्या है? एनवायरमेंट है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो देखो, इसका मतलब है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक्स का मतलब होता है जैविक, और एबायोटिक्स का मतलब होता है अजैविक, यानी कि जीव और निर्जीव। यानी कि जीव के चारों तरफ जैविक और अजैविक का ऐसा घेरा, किसी भी जीव के चारों ओर जैविक और अजैविक का ऐसा घेरा, जो जीव के उपापचय, उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, जो उसके मेटाबॉलिज्म, उद्भव और विकास का मतलब है डेवलपमेंट, उसके उद्भव और विकास को प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इसे ऐसे समझिए, जैसे जहां भी आप लोग रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, चाहे कहीं जॉब करते हैं, चाहे कहीं शहर में रहते हैं, चाहे कहीं जंगल में आप किसी काम के लिए गए हैं, या कहीं किसी बहुत बड़े फॉरेस्ट पे गए हैं, तो किसी भी जीव का संबंधित, ये केवल मानव से संबंधित नहीं है। जैसे एक चिड़िया है छोटी सी, तो उसके चारों ओर का जो घेरा है वो उसके लिए, वो उसका एनवायरनमेंट है। आपके चारों ओर का जो घेरा है वो आपके लिए एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, तो वो जो लोग पानी में रहते हैं उनके चारों ओर का जो घेरा है वो उनके लिए एनवायरनमेंट है। तो किसी भी जीव के चारों ओर ऐसा जैविक और अजैविक घेरा, जो उसके उद्भव, विकास और उसके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये बात देख ली कि उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब पर्यावरण इफेक्ट हुआ है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए? हम पर्यावरण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पर्यावरण का जो ह्रास हुआ है, जो उसको इफेक्ट हुआ है, उसका जो किसी जीव के चारों ओर का जो घेरा है, उस पे इफेक्ट पड़ा है।
तो उसके इफेक्ट पड़ने से उस जीव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कारण क्योंकि वो जो जीव उस घेरे में रहता है वो उसी से संबंधित अपनी एक्टिविटी करता है और उसी घेरे के कारण वो जिंदा है। जिस दिन वो घेरा उसके अनुकूल नहीं रहा उस दिन उस जीव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश की जाती है। आपके चारों ओर, जैसे आप कहीं रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपके चारों ओर हवा है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, रेप्टाइल्स हैं, मेंढक हैं, जलीय जीव हैं, छोटे छोटे कीट हैं, मक्खी हैं, है ना। और जो फसल है, फसल पे जो जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, सब जो इंसेक्ट वगैरह हैं, जितना भी सब छोटा आस के आसपास है जो, वो सब आपके जीवन को प्रभावित करता है। कोई भी जीव के चारों ओर से संबंधित जो घेरा है, कोई भी ऐसा जीव या अजीव ऐसा नहीं है जो उसको प्रभावित नहीं करता हो। जैसे मिट्टी है, ठीक है, पानी है, जैसे अजैविक में कहा गया मिट्टी आ गई, पानी आ गई, पत्थर आ गए, ये चीजें, ये भी डायरेक्ट मानव को या किसी भी जीव को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो इनमें चाहे मिट्टी में कोई परिवर्तन आए, चाहे हवा में कोई परिवर्तन आए, चाहे कोई जल में परिवर्तन आए, वर्षा में परिवर्तन आए, निर्जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके तालाबों में, समुद्र में, कहीं भी कोई भी परिवर्तन आता है, और फिर उसके साथ ही जैविक में आ जाइए, किसी पक्षी की संख्या कम होती है या किसी और किसी जीव की संख्या कम होती है, आपके आसपास जो जैविक घेरा है, किसी कीट की संख्या कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, आपका एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। और इस होते इफेक्ट एनवायरमेंट का डायरेक्ट प्रभाव, डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो आपके चारों ओर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। तो अगर ये प्रभावित होता है तो आपको भी प्रभावित करेगा, और आपको का मतलब है हमें सबको प्रभावित करेगा और हमारे अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर, ठीक है। जैसे एक मक्खी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसका होना जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर वो नहीं होगी मक्खी तो हो सकता है भुखमरी हो जाए और अकाल की अवस्था आ जाए। ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए होने की वजह से ही एनवायरनमेंट चलता है, पर्यावरण चलता रहता है। अगर ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी, इफेक्ट हो जाएंगी, तो हमारा जीवन भी इफेक्ट होना लाजमी है। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसी भी जीव, कोई भी जीव उपयुक्त वातावरण में ही विकसित होता है। उपयुक्त वातावरण का मतलब होता है उसके चारों ओर का जो घेरा है वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। लेकिन वर्तमान में उपयुक्त वातावरण का ही संकट है। कारण, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, जो हमने सड़कें बनाई हैं, जो हमने बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हम, चाहे वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कैसी भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, चाहे वो कंपनियों में और उद्योगों में बनने वाला सामान हो, उससे जो निकलने वाले बाई प्रोडक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त वातावरण का संकट बन गया है। कारण, कैसे हम खेती करते हैं, खेती में बहुत सारी दवाइयां डालते हैं, उद्योगों से निकलने वाली दवाइयों को फिर हम उपयोग करते हैं खेतों में, उससे इंसेक्ट मरते हैं, मक्खी मरती है, उन जो इंसेक्टों को खाते हैं, चिड़िया खाती हैं, जो पक्षी खाते हैं, फिर उन पे प्रभाव पड़ता है। उन दवाइयों से डायरेक्ट फिर ह्यूमन के ब्लड में जाती हैं वो, फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन वर्तमान में उपयुक्त वातावरण का ही संकट है। इसलिए एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, देखो ये अंतरराष्ट्रीय गोल है, मैं इनको आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी से ऐसे ही समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 13वें गोल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, कि जो जलवायु है, हमारे चारों का जो पर्यावरण है, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई का मतलब है कि हमें उसके लिए सजग होना होगा और उसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता होगी, नहीं तो हमारे अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। ऐसे ही 12वें गोल में कहा गया है कि सतत उपयोग और सतत उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना होगा। यानी कि जो हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय गोल रखे हैं, दुनिया के देशों ने बैठ के एक बैठक करी है और उसमें जो गोल रखे हैं, उसमें 12वें गोल में भी ये बात कही गई है कि जो हमारी उत्पादन प्रणाली का मतलब है जो हम उत्पादन करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम, चाहे घर में मैन्युफैक्चर हो रहा हो कोई सामान, चाहे हो रहा हो किसी उद्योग में। जैसे घर में हम खाना बनाते हैं, तो पहले खाना चूल्हों पे बनता था, उससे धुआं निकलता था, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, आंखें खराब होती थी। लेकिन फिर उसके साथ ही गैस आ गया। अब गैस से भी हो सकता है कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हो, लेकिन चूल्हे के मुकाबले थोड़ा कम पड़ता है। तो ऐसे ही जो हमारी उत्पादन प्रणाली है,
जो उद्योगों से धुआं निकलता है, जो उद्योगों में सामान बनता है, जो हमारी उत्पादन प्रणाली है, उसे सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित करने का मतलब है उस पे हमें ये ध्यान देना है कि उसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे तो नहीं हो रहा। पता चला कि हमने बहुत विकास तो हमने कर लिया, लेकिन वो विकास हमारे सामने आज विनाश बन के खड़ा हो गया है ना। जैसे देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कैसे होता है। जैसे हिमालय है, तो हिमालय कैसा पहाड़ है? हिमालय नया पहाड़ है, यानी कि कच्चा पहाड़ है। हिमालय का जो पत्थर है उसके बीच में मिट्टी भरी है। क्यों? वो ज्योग्राफी का विषय है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना समझिए कि हिमालय जो है कच्चा पहाड़ है। तो सरकारें और जो कंपनियां हैं बहुत तेजी से वहां पे डेवलपमेंट कर रही हैं, और वहां पे बिल्डिंग मटेरियल बनाए जा रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो पहाड़ खिसकता है, और जो आपने विकास किया था वो विकास सारा कोलैप्स हो जाता है। तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा? वहां रहने वाले लोगों पे, वहां जॉब करने वाले लोगों पे, उनके जीवन पे, क्योंकि वो वहां पे पैसा कमाते थे, अपने जीवन चलाते थे। लेकिन अब उनका कोलैप्स हो जाने से क्या हो गया? अब उनकी जीवनचर्या प्रभावित होती है। जैसे अभी आपने देखा, अभी लास्ट ईयर ही जो जोशीमठ है, वो पूरा का पूरा जोशीमठ नीचे सरक गया है, धंस गया है। कारण? क्योंकि हिमालय के पहाड़ नए हैं। अगर हम इन चीजों को पहले ही ऑडिट कर लेते कि जो पहाड़ हैं वो कैसे पहाड़ हैं, ये लैब में टेस्टिंग होते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट करती सरकारें, उसके लिए अनुमति देती, तो फिर आज ये समस्या नहीं देखने को मिलती। और आप देखते हैं हिमालय में हर साल बाढ़ आ जाती है और उससे बहुत बड़ा जीवन प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमने जो विकास किए हैं उसमें पर्यावरण का, प्रकृति का हमने ध्यान नहीं रखा है। इसलिए सरकारों ने, सबने बैठ के, सब देशों ने बैठ के एजेंडे बनाए हैं, जिन्हें हम एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो, सस्टेनेबल क्या है? सतत, सतत विकास। सतत विकास की परिभाषा हम आगे बता देंगे। अभी आप इतना समझिए, सतत विकास का मतलब है कि हम अपने संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। हम अपने संसाधनों का मिस यूज ना करें, जिससे वो किसी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ना बचे और उनका जीवन प्रभावित हो। ठीक है? तो इसलिए हर गतिविधि मानव की पर्यावरण संरक्षण संरक्षण से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा और व्यवहारिक काम माना जाता है। ठीक है? तो इसे देखिए, इसे ऐसे समझिए। इसमें हम पढ़ेंगे अब लैमार्क। लैमार्क एक वैज्ञानिक हुए हैं, एक थ्योरी है। इसके अनुसार क्या बात होती है? इसमें कहा गया है कि जीवन प्राप्त किए गए गुणों से विकसित होता है। देखो, जीवन प्राप्त किए गए गुणों से विकसित होता है, अर्थात जिन गतिविधियों को हम बार बार करते हैं, शरीर के जिन अंगों का बार बार उपयोग करते हैं, वही विकसित हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में वही ट्रांसफर होते हैं। और बाकी अंग गतिविधि से विलुप्त हो जाने से वे भी अंग विलुप्त हो जाते हैं। ये पुरानी मान्यता थी, लेकिन डार्विन बाद आया और उसने इस बात को गलत सिद्ध कर दिया कि अब ऐसा नहीं है कि हम जिन गतिविधियों को करते हैं वही चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है। डार्विन वालों ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सर्वाइव कर जाएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जिंदा रहेगा, जो संघर्ष करेगा। ठीक है? लेकिन आने वाले समय में ये भी बात असत्य साबित हो जाती है। तो नव डार्विनवाद आया, जिसे हम कहते हैं जीनवाद। यहाँ से जीन की शुरुआत होती है, यानी कि जो मानव के जीन है वही प्रभावी है। तो जो जीन प्रभावी होगा वही गुण आगे चल के प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इस जीन के प्रभावी होने पर प्रकृति के पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जो भी व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसका जो जीन इफेक्ट है उसका, यानी कि उसका जो जीन प्रभावी होकर काम करेगा, वो उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे सिंपल सी बात देखो, एक ही बीमारी की एक ही दवा को जब दो अलग अलग जगह पर दिया जाता है, तो वो अलग अलग तरीके से काम करती है। कारण? क्योंकि जीन इफेक्ट की बात है। जैसे मान लिया कोई बीमारी है, भारत में एक सेम दवाई दी गई उसके लिए, लेकिन उसी के लिए फिर अफ्रीका में, तो उसके लिए दवाई दी गई, हो सकता है अफ्रीका में वो असर ना करे वहाँ के लोगों पर। क्यों? क्योंकि वहाँ की जेनेटिक संरचना लोगों की अलग है। किसके कारण? पर्यावरण के कारण। तो इसलिए हमें पूरी दुनिया की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको बचा के रखना है, पर्यावरण को बचा के रखना है। यही पर्यावरण का मूल उद्देश्य है। इसलिए हम आज एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए थे। इसके बाद मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको सीधे कंसेप्ट पे लेके जाऊंगा, जो चीज़ें हम फैक्ट के रूप में फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप एक एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एक बेसिक
एनवायरनमेंट की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसके लिए आगे क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद सभी को।